हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं आपको मैं बता चुका हूं। इस लेक्चर्स के लास्ट में मैंने 3-4 क्वेश्चन डाले थे आपको बनाने के लिए। आशा करता हूं आप सभी लोग बना लिए होंगे। चलिए उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सारे बच्चे आंसर तैयार रहिएगा, आंसर अपना चेक कर लीजिएगा जो मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो मैंने डाला था वह क्वेश्चन था, नीचे ये एक मॉलिक्यूल दिया है, यह मॉलिक्यूल कुछ और नहीं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मुफा है। ठीक है, तो कहता क्या है, इस दिए गए मॉलिक्यूल्स में इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में। जरा ध्यान से देखना, मजा आएगा। चलिए वन बाय वन चारों ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डेल्टा क्यूब डेल्टा 2 इनोइल कोई आइसोमेरेज। आपको याद हो अभी भी मैंने पढ़ाया था कि ये जो आइसोमेरेज एंजाइम है, ये एंजाइम काम करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, जहां पर ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम सिस डबल बॉन्ड को क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करता है। आप सबको पता है कि सिस ट्रांस को में कन्वर्ट करेगा। देखो यहां पर एक सिस कॉन्फ़िगरेशंस का डबल बॉन्ड डाला है, यानी इस सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा, ये पक्का है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही है, लेकिन ये ऑप्शन इस सवाल का जवाब नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन बी छोड़ो, सी पे चलते हैं। एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये एंजाइम भी जब आपको मैंने पढ़ाया था सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, उसमें 4 स्टेप था। पहला स्टेप था क्या, पहला स्टेप था आपका डिहाइड्रोजिनेशन, दूसरा स्टेप था हाइड्रेशन था, तीसरा स्टेप था डिहाइड्रोजिनेशन, और चौथा आपका उसमें कोए था, उसको मैंने थायोलिसिस किया था। उसमें से एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस काम करता है। ठीक है, ये इस पर रिएक्शंस पार्टिसिपेट करेगा। तो ऑप्शन सी भी यहां पर क्या होगा, एंजाइम इन्वॉल्व है, बट ये जवाब इसका नहीं होगा। ऑप्शन डी पे चलते हैं। इनोइल कोए हाइड्रेटेज, ये हाइड्रेटेज करता क्या है, जब मैंने सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर दिया, तो इस ट्रांस डबल बॉन्ड पर जब आप हाइड्रेटेज को डालेंगे तो ये एंजाइम करता क्या है, इस ट्रांस डबल बॉन्ड पर एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देता है। तो ऑप्शन डी भी सही हो गया। इसका मतलब साफ है, ए सी डी एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो अंत में जो बच गया एंजाइम ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन बी वाला एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आपको जवाब नहीं भी पता हो तो इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप जवाब निकाल सकते हैं। दिस इज द वे हाउ टू ऑप्ट सर्टेन एमसीक्यू, कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, यही बी सही होगा जो मैंने राउंड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है आईआईटी जैम के पेपर से, और ये सवाल का कंसेप्ट आता है लिपिड से। क्योंकि मैंने आपको लिपिड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसी लिपिड के आधार पर एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, इसको देखते हैं। कहता क्या है, जब किसी प्लांट को आप कोल्ड टेम्परेचर में शिफ्ट करेंगे तो उस प्लांट का जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि आपका लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं। तो जब प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर में आपने शिफ्ट कर दिया तो इस प्लांट के सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर का बना है उसमें क्या चेंजेस आएगा। चलिए इस चेंजेस को पढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दे थोड़ा सा कंसेप्ट कि अगर आपने कोल्ड टेम्परेचर में लाया है तो कोल्ड टेम्परेचर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा और सैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट घट जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। जिन बच्चों को याद नहीं है वो नोट डाउन कर लेंगे। अगर काफी हीट कंडीशन है तो हीट में क्या होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट आपका घट जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्लियर है, इसी को यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है कि अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड का रेशियो बढ़ेगा। मतलब क्या है कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका रेशियो क्या है, बढ़ रहा है। अगर रेशियो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कम है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है। और सही बात कहता है कि कोल्ड टेम्परेचर में
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं। यहां कहता है कि अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड का रेशियो घटेगा, जो गलत जवाब है, क्योंकि और घटा इसका मतलब साफ है कि यहां पर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हो जाएगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम हो जाएगा, जो सही नहीं है। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में कहता है कि दोनों फैटी एसिड का एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ेगा, रेशियो सेम रहेगा, ये भी गलत है। दोनों कैसे बढ़ जाएगा, अनसैचुरेटेड बढ़ेगा, सैचुरेटेड घटेगा। और ऑप्शन डी में है कि दोनों फैटी एसिड का अमाउंट अनचेंज होगा, गलत है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए अनसैचुरेशन लिपिड बाइलेम में बढ़ जाता है, सैचुरेशन घट जाता है। यही बेसिक कंसेप्ट है जो मैं ऑलरेडी लिपिड में पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों को दिक्कत है मेरा लिपिड का लेक्चर पढ़ सकता है मेरे यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये अच्छा सवाल है। ये सवाल मैंने आपका मिक्स्ड क्वेश्चन लिया है, जिसमें आपका नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस का भी सवाल है और बायो एनर्जेटिक्स का भी क्वेश्चन डाला गया है। सीएसआई इसी तरह का सवाल पूछता है, 2-3 चैप्टर को मिलाकर के एक सवाल बना देता है, इसलिए आपका सब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला इसमें कहता क्या है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे स्टेटमेंट गलत है, यही ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं गलत स्टेटमेंट। तो यहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट करो। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन ए कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली कब होता है। बायो एनर्जेटिक्स में आपको पढ़ाया होगा कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली तब होता है जब उसका फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हो। ये कथन सत्य है। तो ए कहां सत्य है, ए यहां सत्य है, तो ऑप्शन 1 सही नहीं होगा, काट दीजिए, ऑप्शन से एलिमिनेट कर गया। ऑप्शन बी देखते हैं। कहता क्या है कि दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैसेस स्टेट में उसमें प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होता है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल्स है। अब एक N2 मॉलिक्यूल्स यहां है और दूसरा N2 मॉलिक्यूल्स यहां है। क्या इस N2 मॉलिक्यूल्स पर कहीं पर भी आपको चार्ज्ड पार्टिकल दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी चार्ज दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस चार्ज? तो जब इसमें प्लस माइनस चार्ज दिखाई दे ही नहीं रहा है गैसेस स्टेट में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस कहां से आएगा? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस तब होता है जब दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब होता है। तो ऑप्शंस बी क्या है, यहां पर गलत हो गया। देखो कहां कहां ऑप्शंस बी है। ऑप्शन बी 2 में भी है, ऑप्शन बी 4 में भी है। तो 2 या 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन थर्ड अपने आप हट गया, तो अब 2 ही ऑप्शन बचा, 2 या 4, कोई एक सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी को देखोगे तो कहता क्या है, अगर आपको बॉन्ड एनर्जी पता है, यू नो द बॉन्ड एनर्जी, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाँ बता सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है, क्योंकि वो काफी वीक बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बात सब सही कह रहा है, ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन सी यहां भी था, ऑप्शन सी यहां भी था, तो 1 2 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन 4 सही जवाब आ गया। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये होता है ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड। आप इस ट्रिक को यूज करोगे, बड़े कम समय में विथ गुड एक्यूरेसी आप सीएसआई का सवाल को निकाल के लेके चले जाओगे। आप बढ़िया से पास आउट भी हो जाएगा, क्योंकि सीएसआई में ना ज्यादा वहां पर तिस्मार खान नहीं बनना चाहिए लोगों को, और बहुत नॉलेज है फिर भी वहां ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो। कम समय में ज्यादा सवाल निकालो, क्योंकि आपको अंदर होल क्या करना है, उस फेलोशिप एग्जाम को पास करना है और जाना है पीएचडी। जब पीएचडी करोगे तो वहां पर रिसर्च करते रहना। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट सवाल है क्वेश्चन 4। इसमें क्या है कि अगर माल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा? आप सभी को पता है कि माल्टोज में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, इसके बीच में बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यानी माल्टोज का दोनों मोनोसैकेराइड क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ऑप्शंस आपका ए भी गलत है, ऑप्शन एल तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी से सही उत्तर है। अल्फा डी ग्लूकोज सिर्फ उसमें होता है और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और यही अल्फा डी ग्लूकोज ट्रीहेलोज नामक डाइसैकेराइड में भी होता है, लेकिन वहां पर अल्फा 1,1
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये लिंकेज काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सेक्शन बी में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है और ये सवाल CSIR ने अपने 10 साल पहले सवाल पूछ चुका है, ये रिपीट भी कर सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं मैंने सारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया। यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है और जिनको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको नए बच्चे सब्सक्राइब भी करना चैनल को और बेल की घंटी दबा देना ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छे से बढ़िया से आप तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम्स के लिए और CSIR का एग्जाम निकाल लीजिए, PhD कीजिए, दिमाग आपका जिंदगी सफल हो जाएगा, बढ़िया से रहेगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा। अलविदा, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।